किताब इन्होंने लिखी बॉम्बे टॉकीज। इस किताब के लिए आप सबकी तरफ से मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत सुंदर किताब है और इतनी सुंदर छपी हुई है। थोड़ी देर में आप इसका दीदार करेंगे कि जिसकी प्रिंटेज, जिसका आकार प्रकार और जो है जिसकी साज सज्जा, कि जिसके हाथ में जाएगी उस किताब को सदियों संभाल कर रखेगा, इतनी सुंदर किताब है। दूसरी बात, एक घटना जो है 1 मिनट 1.5 मिनट की, कि जो हमारे इंडस्ट्री के पहले के 3 सबसे बड़े सितारे थे, देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर, इनकी शुरुआत बॉम्बे टॉकीज से ही हुई। तो एक जगह जो है केएमजे ने लिखा है कि राज कपूर को पृथ्वीराज कपूर जी ने लेकर के थप्पड़ मार दिया राज कपूर जी को। तो शॉर्ट जानकारी देकर के संक्षिप्त में केएमजी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिसे मैंने कहा कि मैं केदार शर्मा जी से एक मुलाकात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि कुछ खास बात, उन्होंने कहा बस इतना ही जानना है कि उन्होंने राज कपूर को थप्पड़ क्यों मारा संविधान सत्ता में। तो केदार शर्मा जी ने कहा कि पृथ्वीराज कपूर जब लेके आए और बोले कि लड़का बहुत बदमाश हो गया है, किसी काम में मन नहीं लगता। केदार जी बता रहे थे कि मुझे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई कि मैंने कैसा अपराध कर दिया, एक नौजवान को मारा। और वो कैमरे में अगर झांकता है जिसका मतलब है कि उसमें कलाकार बनने की चाहत है। तो दूसरे दिन समय से पहले कुछ वो राज कपूर जी पहुंचे बॉम्बे टॉकीज और उन्होंने देविका जी से बात की कि ऐसा ऐसा हो गया। तो देविका जी ने कहा कि उसको काम दे दीजिए, अगर उसमें इस तरह की ख्वाहिश आपको दिखाई पड़ती है। तो राज कपूर जो है 10 बजे की ड्यूटी थी, 10 बजे फिर भी हाजिर हुए, थप्पड़ खा के भी। तो केदार शर्मा ने कहा इधर आओ। तो राज कपूर जो है बोले नहीं आऊंगा, आप फिर से मारेंगे। बोले कि मारेंगे नहीं, एक कागज है ये पढ़ो तुम। तो राज कपूर ने पढ़ा तो उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टाइप करा दिया था कि नील कमल में बतौर नायक उनको साइन किया जा रहा है। तो राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए, तुरंत उन्होंने पैरों में पकड़ लिया केदार जी ने। तो केदार जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी हीरोइन कौन रहेगी। तो उस समय छोटी छोटी बाल भूमिकाएं किया करती थी मधुबाला। तो राज कपूर जी ने कहा कि सर वो लड़की जो आती है एक बहुत हंसती है। तो राज कपूर को उस वक्त नाम तक उस लड़की को नहीं याद रहा, तो लेकिन उसको देखते थे एक लड़की आती है जो बहुत हंसती है। तो पता लगाया गया उसका नाम मुमताज है और बाद में बॉम्बे टॉकीज ने उसका नाम मधुबाला किया और राज कपूर के साथ फिर वो नीलकमल जो है पिक्चर बनी। तो मैंने एक विस्तार से आपको बता दिया और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि केएमजी थोड़े थोड़े में उसको बता करके आगे बढ़े गए। तो इतनी खूबसूरत किताब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उसका लोकार्पण हो जाए और फिर जो है हम आगे की बात करें। गजेंद्र सर, महाभारत जब भी मैंने देखा या याद किया तो सबसे पहले गजेंद्र सर दिखाई देते हैं। हमारे सुदीप सर और इस किताब के लेखक जो हैं हमारे कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी, हरीश भाई, देवमणि जी और आप सबका मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और एक बात मैं अगर फिल्मी कहूँ या कैसे कहूँ उसको मैं थोड़ा, पर मैं मुझे कहने दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत भावुक मोमेंट है। तो लेट मी स्पीक, मुझे ये बोलने दें कि मुझसे ये पूछा जाता है। बैकग्राउंड थोड़ा मेरा ये है कि मैं बिहार की बहुत छोटे शहर से मुंबई में फिल्मों में काम करने आई हूँ।
जैसा कि इस किताब में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में है, खास करके मुंबई टॉकीज जिन्होंने 3 लोगों ने बनाया, उसमें से हिमांशु राय जी और ये गजेंद्र सिंह, ये इसमें जो है हमारे रामनारायण दुबे जी, देविका जी, इन सब का जो योगदान है, दे ऑल आर वेरी सिंपल पीपल। वो सिनेमाई लोग नहीं थे, उनका ये योगदान रहा कि उन्होंने मुंबई टॉकीज बनाया। तो मुझसे जब ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारी ये सफलता अपने आप को कैसे देखती हो, कि तुम कितनी सफल हो, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, मैं कहूँ कि ये मेरी सफलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? कि मैं भी अपने आप को इस किताब का एक ऐसी महान किताब जिसके अंदर इतनी महान गाथा है, मुंबई टॉकीज को लेकर के इतनी सारी बातें हम लोगों ने सुनी है, इतना कुछ पढ़ा है। और जब ये 2 दिन पहले मेरे पास ये आई कि मुझे बोलना है, तो जब मैं पलट रही थी तो इसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ा है। पत्रकारिता से मैं भी आती हूँ, और फिल्मों में आने के बाद और मुंबई टॉकीज जब मुझे पता चला कि मलाड में कहीं है, तो मैं वहाँ से देखने गई थी क्यों, कैसा दिखता है। वो मेरे लिए बहुत एक रोमांचित करने वाला मोमेंट था, पर मैं नहीं देख सकी क्योंकि वहाँ वो कुछ पत्रे वत्रे लगा दिए। ये 4 साल पहले की बात कर रही हूँ कि मैं वो देखने चली गई कि वो कैसा दिखता होगा जहाँ इतनी कहानियाँ हैं। और हाल ही में एक फिल्म भी आई थी बॉम्बे टॉकीज के तर्ज पे कि उसमें कैसे काम होता था, कैसे अभिनेता थे। और यहाँ इतने लोग बैठे और इसमें इतनी बातें हैं कि मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जैसे अक्सर जो लोग मुंबई आते हैं वो अपनी आंखों में सिनेमा का एक सपना लेकर ज़रूर आते हैं। और एक शख्स जो इस मुंबई टॉकीज के निर्माताओं में से एक है, उनकी अद्भुत कहानी है कि वो मुंबई आना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो अपने पिता से 20,000 मांगते हैं। तो इसके लिए उनकी जो है कोई भी जो एक हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास के लोग, वहाँ पे बच्चों को एडमिशन के लिए तो पैसे दिए जाते हैं, सिनेमा में जाने के लिए नहीं दिया जाता। तो उनके पिता उनकी पिटाई करते ना बल्कि पिटाई करते, वो फिर उनको समझाते हैं कि अगर तुम्हें मैंने 20,000 दिया तो इसका मतलब परिवार के सभी को देना होगा। एंड वो आदमी इतना पर्टिकुलर था उसमें कि वो कहता ठीक है आप 20,000 नहीं दे सकते, 20 रुपये तो दे सकते हैं। और वो 20 रुपये लेकर के यहाँ आते हैं और हिमांशु राय, देविका रानी के साथ मिलते हैं। और एक सच बिग ड्रीम जो हॉलीवुड का सपना था, उन्होंने हॉलीवुड का सपना देखा और यहाँ एक ड्रीम क्रिएट किया जहाँ से दादा मुनि, अशोक कुमार, जहाँ से दिलीप साहब, जहाँ से देवानंद साहब, जहाँ से मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, कमाल अमरोही। इवन एक और घटना मुझे बहुत अच्छी लगी इस किताब में, आप लोग पढ़ेंगे कि एक बार कमाल अमरोही साहब मैसूर से कहीं से आ रहे थे और बीच में कहीं उनको रुकना पड़ा। तो एक जंगली डाक बंगले में, जंगली इलाका था, वहाँ एक डाक बंगला था, वहाँ रुके। तो वो जब चाय के लिए या खाने के लिए कोई औरत थी जो घूंघट डाल के आती है और चाय का कप प्लेट रख के जाती है। तो जब वो जाने लगी, कमाल अमरोही साहब बहुत रोमांटिक थे, तो वो उनके हाथों को देखते हैं और मन ही मन सोचते कि जिसका हाथ इतना सुंदर है, चेहरा कितना सुंदर होगा। और आप इमेजिन कीजिए कि उनकी इस रोमांटिसिज्म ने, इस ललक ने उसको खिड़की से झांकने पे मजबूर किया है कि वो छुप के जाके वो देखते हैं कि एक बार शक्ल देख लो। और जिस उस परिवार में से जो बूढ़ा था चौकीदार, वो देख लेता है, उस समय तो नहीं टोकता है क्योंकि कमाल साहब बहुत बड़े शख्स थे, उनको कोई टोक दे। लेकिन बाद में वो पूछते हैं संकोच के साथ कि आप जो मेरे घर के अंदर ताक झाक कर रहे थे तो बात क्या थी। तो उन्होंने कहा वो जो खाना देती है मुझे या चाय देती है, मैं एक बार उसकी शक्ल देखना चाहता था और वो तो इतनी सुंदर है, तुम्हारी बेटी है। वो कहते हैं नहीं, वो मेरी बहू है क्योंकि मेरा बेटा मर गया और मेरे साथ रहती। ऐसे कई प्रसंग हैं। या जैसे मैंने
कि एक चतुर नार, बहुत आप लोग में से सभी इस गाने से परिचित होंगे। उस समय का एक तरह से फेमस, लाइक क्या कहें, रॉक गानों से भी ज़्यादा हिट था कि एक चतुर नार करके श्रृंगार। मैंने पहली बार इस किताब के थ्रू जाना कि ये दादा मुनि ने गाया है, अशोक कुमार जी ने गाया है, और ऐसे अनगिनत इस किताब में अनुभव हैं, चर्चे हैं, और चूंकि मैं एक एक्टर हूँ तो वो मेरे लिए बहुत थ्रिल करता है। और मैं बहुत बधाई दूंगी दादा को कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब निकाली है, लिखी है, इतने प्यारे प्यारे प्रसंग हैं इसमें, और ना केवल इनके लिए जो सिनेमा से जुड़े, जो सिनेमा को दूर बैठ करके भी जानना चाहते हैं, उनके लिए इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको एक तरह से आलोड़ित कर देंगी। और मैं इस किताब की मैं यही सफलता मानती हूँ कि थोड़े थोड़े शब्दों में कम, हालांकि ये लग जाता है कि काश हम पूरी कहानी जान पाते, ये एक काश रहता है। और मैं कहूँगी कि वो भी एक अच्छा है कि वो फिल्म में जब आता है कि दे आर लिविंग हैप्पीली आफ्टर एवर, तो इस तरह से कुछ एक फिल्मी अंदाज में ही इसके अंदर बातें हैं कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके बाद जो हुआ होगा, सो हैप्पी एंडिंग टाइम अच्छा ही अच्छा हुआ होगा। मैं इसी के साथ अपने शब्द यहाँ खत्म करती हूँ और सभी सुधी जनों का मैं फिर से एक और ये मृदुला चंद्रशेखर कुशालकर जी हमारे सामने हैं। मृदुला जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर सुधीर तरे हैं हमारे सामने। आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन के इंटरनेशनल मेंबर हैं। और हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रोफेसर भूपनाथ पांडे जी, बहुत अच्छे कवि, उनके साथ में बहुत अच्छे कथाकार सूरज प्रकाश जी बैठे हुए हैं। फिर आगे थोड़ा बढ़िए तो कवि हौसला प्रसाद अनवेसी जी हैं, और कवि विनोद दुबे जी हैं जो गायक भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे शहर के सबसे शिखर पुरुष पत्रकारिता के प्रीतम कुमार त्यागी सामने बैठे हैं। ये पनवेल से तशरीफ लाए हैं, आप इनका हौसला देख सकते हैं। और राजेश विक्रांत जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पत्रकार, स्तंभ लेखक। संजय अमान जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं संजय जी। और अभिनेत्री कंचन अवस्थी हमारे सामने ही है, और पत्रकार कवि वागेश जी बैठे हैं, आप इनसे मिल चुके हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। और कोई मैं परिचय कराना भूल जाऊंगा तो हमारे मित्र हरीश पाठक जी, अमर त्रिपाठी जी संयोजक हैं आप। चलिए हम लोग इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे किस्से इस पुस्तक से हैं, तो मैं अब दोबारा किस्सा नहीं बताना चाहता, कहीं फिर से रिपीट न हो जाए। तो हरीश पाठक जी से निवेदन है कि आप जो है यहाँ माइक पर। कुशालकर जी, मेरी छोटी बहन असीमा भट्ट, आज के इस कार्यक्रम के नायक KM श्रीवास्तव, कुशल संचालक देवमणि पांडे, सभागार में बैठे वरिष्ठ कथाकार सूरज प्रकाश, भूपनाथ पांडे जी, राजेश विक्रांत, रेखा बबल, बागी सारस्वत और हिंदी के वरिष्ठतम पत्रकार श्री प्रीतम कुमार जी त्यागी। साथियों, आज के दिन इस वक्त मैं बहुत भावुक हूँ। दरअसल आज इस सभागार में दो सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं। दरअसल आज इस सभागार में दो सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं। एक सपना वह जो KM श्रीवास्तव ने अपनी आंखों में देखा था, और एक सपना वह जो मैंने KM श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ देखा था। पहला सपना वह, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 8-10 साल का लड़का अपने पिता जो दैनिक हिंदुस्तान में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पिता के साथ दरियागंज में गोलचा टॉकीज के पास एक ओपन एयर थिएटर हुआ करता था। पिता बच्चे को, जिसका बचपन से ही फिल्म का शौक था, पिता बच्चे को उंगली पकड़ के उस ओपन एयर थिएटर में ले जाते हैं और फिल्म दिखाते हैं। बच्चा रोज रोज जिद करता है, वो हर रोज जिद करता है कि मुझे फिल्म देखना है, और पिता उसकी हर रोज रोज की जिद को कभी पूरा कर पाते हैं, कभी पूरा नहीं कर पाते। एक दिन बच्चा पिता से बोलता है कि मैं
हर रोज वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? पिता ने कहा ये संभव नहीं है। तो बच्चा फिर वहाँ उस ओपन एयर थिएटर में जाने लगा, फिल्म देखने लगा और ज़्यादातर फिल्में बॉम्बे टॉकीज की हुआ करती थी। उस लड़के के मन में यह सपना जिद पकड़ गया कि मैं एक ना एक दिन इस बॉम्बे टॉकीज का ऊपर से लेके नीचे तक इतिहास लिखूंगा और वह इतिहास एक दिन मेरी पहचान बनेगा। आज वह लड़का जो आगे चल कर के सुमन श्रीवास्तव, जैसे हम PM श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, उसका सपना पूरा हुआ। उस किताब ने आज आकार पाया। बॉम्बे टॉकीज वो किताब है जिसके लोकार्पण पर हम सब उपस्थित हैं। दूसरा, मैं बम्बई 1986 में आया, लेकिन मेरे रिश्ते PM श्रीवास्तव से बम्बई में आने से पूर्व के रिश्ते रहे हैं। मेरे उनसे रिश्ते बम्बई में आने से पूर्व के रिश्ते रहे हैं। मैं 1986-87 में बम्बई आया। जब मैं उनसे मिला तो वो फिल्मी पत्रकारिता कर रहे थे और शाहरुख खान की दाढ़ी का राज और आलिया भट्ट की सफलता के पीछे के किस्से लिखने जैसी पत्रकारिता में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन सबसे बहुत दो चार नहीं रहता। मैंने एक दिन KM श्रीवास्तव को, जब वो धर्मयुग आए, उनसे मैंने पूछा कि आप बड़ा काम क्या करना चाहते हैं, इस तरीके की पत्रकारिता का लेना देना क्या है? तो उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा कि वो दिन आएगा जब मैं एक किताब लिखूंगा और उस किताब का लोकार्पण समारोह आप देश प्रदेश के किसी भी कोने में रहें, आपको बुलाऊंगा और आपको आना पड़ेगा और उस किताब के लोकार्पण समारोह में आपको बोलना पड़ेगा। साथियों, ये मेरे लिए परम सुख और संतोष तक की बात है। जब उसके बाद KM श्रीवास्तव से मेरा किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहा। लगभग 7-8 साल के उस गतिरोध के बाद मैं 11 साल तक बड़े तमाम अखबारों में संपादक के तौर पर रहा। कभी पटना, कभी गोरखपुर, कभी राष्ट्रीय सहारा, कभी दैनिक हिंदुस्तान का संपादक रहा। 7 साल बाद सितंबर 2017 की एक दोपहर अचानक मेरे पास फोन आता है कि मैं KM श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैंने इतने साल बाद अचानक बोले एक अच्छी खबर आपको देना है, आप बम्बई कब आ रहे हैं? मैंने कहा 2017 दिसंबर में मैं रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बम्बई रहना है। बोले आप आ जाइए, आपने मुझसे जुड़ा हुआ जो सपना पाला था वो पूरा होने जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले किताब पूरी मैंने कर ली है बॉम्बे टॉकीज पे और वो जल्दी ही छपने जा रही है। आज इस वक्त उस किताब का लोकार्पण समारोह है, मैं इसमें मौजूद हूँ और KM श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ ये सपना, KM श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पुलकित हूँ कि उस नौजवान, उस 8-10 साल के लड़के ने जो गोलचा टॉकीज के बगल में ओपन एयर थिएटर में बॉम्बे टॉकीज की फिल्में देखता था, जो बड़ा धीरे धीरे बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों के लेकर हुआ, जिसने एक इतिहास को अपने अंदर संजोया, वो आज अक्षरों में उतरकर शब्दों के जरिए किताब के रूप में हम लोगों के सामने है। तो आप मेरी खुशी का एहसास ही आपको नहीं हो सकता कि मैं कितना पुलकित और प्रसन्नचित हूँ। जहाँ तक फिल्मों की बात है तो मेरा फिल्मी ज्ञान बहुत न्यून है। धर्मयुग में सुदर्शना द्विवेदी जी बैठी हुई हैं, तो सुदीप जी बैठे हुए मेरे वरिष्ठ थे और फिल्मों की जो भी जानकारी हमारे पास, कम से कम मेरे पास आती थी, वो इन्हीं दोनों के जरिए मुझे मिलती थी। मेरी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं थी, राजनीतिक लेखन और साहित्य लेखन में मेरी दिलचस्पी थी। बॉम्बे टॉकीज के बारे में हमें जितना हम लोगों ने सुना था उससे मीलों आगे का इस किताब के जरिए मुझे पता चला। यह है कि राजनारायण दुबे नाम के सज्जन जो बहुत संपन्न थे आर्थिक तौर पर, एक सपना जो हिमांशु राय ने देखा था, जो विदेश में पड़े हुए थे, वो उनके अंदर प्रतिपल ये बेचैनी रहती थी कि एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस हो, बड़ा हाउस हो, लेकिन सपना तो था लेकिन उसको फलीभूत करने के कोई साधन नहीं थे। आर्थिक तौर पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। हिमांशु राय बम्बई आए और वो परेशान हो रहे थे, इतने परेशान थे कि जब उनका सपना फलीभूत नहीं हो रहा था तो वो आत्महत्या तक करने के विचार में आ गए थे। एक दिन अचानक उन्हें राजनारायण दुबे से उनकी मुलाकात होती है। ठीक उसी तरीके का हो जाता है जैसे हमने सुना था कि मार्स
अलमारी में ही बंद रहते, वे पुस्तकालयों की धरोहर बने रहते यदि जीवन में लेनिन नहीं मिलता। मार्क्स की थ्योरी को लेनिन नहीं फलीभूत किया। हिमांशु राय बहुत बड़े फिल्मकार थे, बहुत बड़े अभिनेता थे, लेकिन यदि उन्हें राजनारायण दुबे जैसे व्यक्ति का साथ नहीं मिलता तो बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हुई, 1954 में बॉम्बे टॉकीज बंद हो गई। इस 20 साल में बॉम्बे टॉकीज इतिहास की इतनी बड़ी धरोहर बन गई कि आज भी प्रतिपल हम लोग उसको याद कर करके चमकते हैं। इस 20 साल में 115 फिल्में, 400 थिएटर, 259 फिल्मों का वितरण, उनकी फिल्म किस्मत 182 सप्ताह चली, जिसका रिकॉर्ड बाद में शोले ने तोड़ा और शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। कर्मा फिल्म उनकी बनी और ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग पहली बार लंदन में हुई। ऐसे बॉम्बे टॉकीज के किस्से जिसमें देविका रानी से लेके दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार, किशोर कुमार, सारे लोग वहाँ जुड़े रहे। किताब अत्यंत सारगर्भित, रोचकता का फुट, तथ्यों की जानकारी, तथ्यों के साथ जब रोचकता आ जाती है तो चीज़ें और बेहतरीन हो जाती हैं। 3 किस्से, एक किस्सा दिलमणि सुना चुके हैं, एक किस्सा सीमा भट्ट सुना चुकी हैं। मेरे हिस्से में बच्चे 3 किस्से जो मैं चुन के लाया था। पहला ये जो किताब में लिखा हुआ है, देवलाली के बाहर फलों का व्यवसाय करते थे यूसुफ खान अपने पिता के साथ। देविका रानी, भगवती चरण वर्मा और राजनारायण दुबे देवलाली किसी काम से गए और उन्होंने देखा है कि जो फल वाले का यहाँ एक सुंदर सा व्यक्ति बैठा हुआ है जो फल बड़े अदा के साथ बेच रहा है, कभी हाथ उठाता है, कभी दाएं हाथ, कभी बाएं हाथ, बातचीत का लहजा बहुत संभ्रांत है। राजनारायण दुबे उनसे जाके मिले, उनसे बातचीत की, बातचीत का लहजा बहुत शानदार था। उन्होंने कहा कि बॉम्बे टॉकीज का मलाड में ऑफिस है, यदि आप वहाँ आएंगे तो हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत की और बातचीत के बाद उनसे हिमांशु राय ने कहा कि आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम यूसुफ खान है। तो बोले ये नाम तो फिल्मों में नहीं चलेगा, क्या आप जहांगीर नाम रख सकते हैं, वासुदेव नाम रख सकते हैं, दिलीप कुमार नाम रख सकते हैं? उन्होंने कहा दिलीप कुमार का नाम बहुत अच्छा है। तो वो यूसुफ खान दिलीप कुमार में परिवर्तित हो गए और उनकी पहली फिल्म ज्वारभाटा बॉम्बे टॉकीज से रिलीज हुई। अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे, उनके छोटे भाई किशोर कुमार और अनूप कुमार अक्सर बॉम्बे टॉकीज आया करते थे। अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार बीच में जब बॉम्बे टॉकीज कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए उनकी नकल उतारा करते थे। कभी टोपी पहन ली, कभी लेट गए, कभी किसी का मजाक बना दिया, कभी कुछ कर दिया। उस बीच में गाना भी गाते थे, मजाक उड़ाते उड़ाते गाना गाते थे। हेमचंद प्रकाश उस कॉरिडोर से जा रहे थे जहाँ किशोर कुमार किसी का मजाक उड़ाते हुए गाना गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को बुलाया और बोला कि आप गाना गा रहे थे, हाँ मेरे सामने गाना गा कर सुनाइए। हेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार से कहा कि मेरे सामने गाना गाकर सुनाइए। किशोर कुमार शर्मा गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम गाना गाकर सुनाइए। लेकिन किशोर कुमार ने थोड़ी देर बाद गाना गाया। गाना गाने के बाद हेमचंद प्रकाश उनके गाना गाते ही खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम इस देश के किसी एक दिन बहुत अच्छे पार्श्व गायक बनोगे। और जिद्दी फिल्म में उनको गाने का मौका दिया। और हेमचंद प्रकाश ने ये भी कहा कि देवानंद की आवाज़ तुम पर बहुत सूट करती है, देवानंद अभिनय करेगा, तुम गाना गाओगे, हिट हो जाएगी फिल्म। और बाद में देवानंद के पर्याय बने किशोर कुमार। देवानंद की ज़्यादातर फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने गाए हैं। एक और किस्सा बहुत अच्छा है इसमें कि जब बॉम्बे टॉकीज के लेखक निरंजन शाह साहब छोड़ के चले गए थे तो एक लेखक की जगह निकली और बाकायदा अखबार में विज्ञापन छपा कि बॉम्बे टॉकीज को एक लेखक की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद नीचे अपने घर के नीचे ख्वाजा अहमद अकबर के घर के नीचे एक अखबार वाला था, वहाँ वो विज्ञापन पढ़ रहे थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने विज्ञापन पढ़ा और बगल में खड़े एक 21 साल के नौजवान से कहा कि ये अखबार में विज्ञापन छपा है कि बॉम्बे टॉकीज को लेखक की ज़रूरत है, तुम बहुत प्रतिभाशाली आदमी हो, जाओ और बॉम्बे टॉकीज में मिल लो, अपनी कहानी सुना दो, तकदीर हो सकता है इंतजार तुम्हारा कर रही हो। वो नौजवान बॉम्बे टॉकीज गया, उन्होंने
हिमांशु राय, राज नारायण दुबे, देविका रानी और एक और 4 लोगों के सामने कहानी सुनाई। कहानी सुनाने का अंदाज, कथ्य, भाषा, शैली, वातावरण सब इतना अद्भुत था कि वे सारे लोग भौचक हो गए और उन्होंने कहा कि ये 21 साल का लड़का इतनी बेहतर कहानी लिखेगा। सब आपस में बातचीत करने लगे तो उनको शक हुआ, संदेह हुआ कि हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिखवा लाया है, लेकिन मने कैसे करें, मने नहीं कर सकते तो उनसे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप इसके बाद क्या करेंगे? बोले घर जाऊंगा। बोले घर मत जाइए, हमारे साथ लंच कीजिए। उनके लंच की व्यवस्था की और उसमें से राजनारायण दुबे ने उनसे कहा कि एक आप कहानी मुखड़ा तक से कुछ सुना दीजिए, हो लंच का टाइम हम बातचीत में काटे हैं, अच्छा रहेगा। तो उस युवक ने 21 साल के उस नौजवान ने 2 और कहानियाँ सुनाई और उन 2 कहानियों से वो लोग पहली कहानी से भी ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि अरे कमाल है, आपकी हम तत्काल नियुक्ति करते हैं और आप ये बताइए कि हम आपके रहने की व्यवस्था यहाँ कर दें तो आप अपना जाके सामान ले आइए। तो उस एक क्षण के लिए उस नौजवान छिटका तो उसने कहा कि जे हॉस्पिटल के बगल की चाल में मेरी फटी हुई दरी और टूटी हुई वो चटाई है, उसको लेने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल की गाड़ी जाएगी। तो वो एकदम सच्चाया। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहते हैं आप? दोबारा पूछा। बोले पाली हिल में। पाली हिल में का उन्होंने पता बता दिया। वो पता अभिनेता सुरेंद्र के घर का पता था। उनको लगा कि बॉम्बे टॉकीज की गाड़ी चौल में जाएगी, मेरा जुलूस निकल जाएगा और वहाँ जाकर बोले कितने बजे गाड़ी आपको लेने आ जाए? बोले 7 बजे। वो नौजवान 6 बजे ही वहाँ से जे हॉस्पिटल की चौल से 6 बजे ही अभिनेता सुरेंद्र के घर पहुँच गए और उनकी सीढ़ियों पर जाके बैठ गए। 7 बजे गाड़ी आई, वो अपना सामान वगैरह लेके बॉम्बे टॉकीज आ गए। उसका नाम था 21 साल के नौजवान का कमाल अमरोही। वो बॉम्बे टॉकीज के सफलतम बने और उन्हीं के उसमें लिखी हुई महल फिल्म से बॉम्बे टॉकीज भी शिखर पे गई और कमाल अमरोही भी शिखर पे गए। कुल जमा यह है कि यह किताब तथ्यों के साथ रोचकता को परोसती हुई अद्भुत है, लाजवाब है और मैं अंत में इसके लेखक के.एम. श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि तुम बिना अवरोध के बढ़ते चलो शुभकामनाएं, तुम बिना अवरोध के बढ़ते चलो शुभकामनाएं, मैं अगर संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूंगा, मैं अगर संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूंगा। प्रदीप जी को बैठा करके तुरंत लेके आए। तो जैसा प्रदीप जी बताते थे, एक बड़ा शानदार गोल कमरा हुआ करता था, वहां पे बैठा के उनके सुना और फिर उन्होंने देविका जी ने तुरंत उनसे कहा कि 200 रुपये महीने पे हमारे यहाँ गीतकार बनोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रदीप जी ने पूछा कब से आना है? तो बोले तुम चाहो तो अभी इसी वक्त काम शुरू कर सकते हो। तो उन्होंने कहा बताइए। तो शायद कंगन फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक नायिका बावड़ी में पैर डाल के बैठी है, प्रेमी का इंतजार कर रही है और आप सोच करके एक गीत उस पर लिखो। तो पंडित जी बैठ गए, कलम कागज दिया गया और फिर उन्होंने गीत लिखा कि हवा तुम धीरे बहो मेरे आते होंगे चितचोर। तुरंत गाना ओके हो गया। फिर 3 और गाने लिखाए गए और खास बात यह है कि उनकी आवाज इतनी अच्छी लगी दीपिका रानी को कि 3 गानों में पंडित जी की आवाज है, गायकी में भी। तो एज ए राइटर मतलब गीतकार उनको चांस दिया, एज ए गायक भी चांस दिया। तो इस तरह से उस जमाने में प्रतिभाओं की परख होती थी और लोग बुलाते थे। आज ऐसा शुभ अवसर है जिस पर मुझे यहाँ बुलाया गया। पहले तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के.एम. श्रीवास्तव जी का पूरा नाम आज मुझे पहली बार पता चला, कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी, क्योंकि आज तक ऐसा रिश्ता रहा है के.एम. के अलावा हमने इन्हें कोई पुकारा ही नहीं, के.एम. साहब, के.एम. साहब। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इनका जो दौर था, पहले जो पत्रकार और कलाकार का जो रिश्ता होता था वो बहुत गूढ़ रिश्ता होता था, उसमें थोड़ी दूरी आ गई है इस समय जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है। लेकिन के.एम. साहब जैसे ही मेरे पास आए, शरद भाई के साथ आए,
और उन्होंने ये प्रपोजल रखा तो मैंने कहा मैं शनिवार तक मुंबई में हूँ, समय निकाल के ज़रूर हाजिर होऊंगा। और मैं किसी भी प्रॉमिस को, किसी बात को, कही हुई बात को पूरी करने की कोशिश करता हूँ, उसे वचन की तरह मानता हूँ। ये किताब जो उन्होंने लिखी है, मैं पहले तो सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में इस किताब में वो जानकारियां होंगी जिससे हम सब अछूते हैं, क्योंकि बॉम्बे टॉकीज जो नाम है अपने आप में ये सिनेमा को लेके पूर्ण है, संपूर्ण है। क्योंकि बॉम्बे टॉकीज में जिन कलाकारों ने, जिन टेक्नीशियंस ने वहाँ काम किया है, वो बहुत सौभाग्यशाली रहे होंगे कि उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत समय वहाँ गुजारा। बात सिनेमा की निकली है, थोड़ा सा समय लूँगा आप लोगों का, क्योंकि सिनेमा जो है अपने आप में बहुत सारे रूप रखता है। सिनेमा पैशन हो सकता है, सिनेमा इतिहास हो सकता है, सिनेमा किसी का प्रेम हो सकता है, सिनेमा माँ का रूप हो सकता है। सिनेमा बहुत अनेकों अनेक रूप में हर व्यक्ति के एंगल से सोचने की एक विधा है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, मैं आज एक्चुअली दिमाग से नहीं दिल से बात करना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि हम लोग एक परिवार में बैठे हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, और जैसा कि असीमा जी ने कहा कि वो एक छोटे शहर से आती है, मैं तो कहता हूं मैं एक छोटे गांव से आता हूं। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी जो है कहीं ना कहीं किसी गांव से ही आया है। शहर तो गांव वालों की बदौलत बसे हैं, ये शहर नहीं हुआ करते थे, ये गांव वाले यहाँ के बसे तो ये शहर बन गए। और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव से आया हूँ, और ऐसे परिवार से आया हूँ ऑर्थोडॉक्स से, जहाँ सिनेमा की बात करना मतलब आपकी पिटाई लाजमी है। और मैंने पहली फिल्म 10वीं क्लास पास करने के बाद देखी थी, वो भी चोरी छुप के देखी थी, और उसमें पिटाई से बच गया था। लेकिन जब दूसरी फिल्म देखने गया तो हमारे पिताश्री जी को पता चल गया कि मैं एक फिल्म देखने गया हूँ, और जब घर आए थे तो आप समझ सकते हैं कि पिटाई गांव में कैसे होती है। दाग पिक्चर थी राजेश खन्ना साहब की, मुझे याद है अभी तक। लेकिन वो फिल्म देखने के बाद एक ड्रीम पैदा हुआ आंखों में। लेकिन घर परिवार का कल्चर ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, इसके अलावा सोचना नहीं है। और राज की बात बताऊं, जब मैं मुंबई रोशन तनेजा साहब की क्लासेस अटेंड करने आया तो यही कह के आया था कि एक डिप्लोमा करने जा रहा हूं कोई। तो हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का डिप्लोमा करने जा रहा है। उनको लगा 1 साल के लिए जा रहा है, वापस आ जाएगा। और 4-5 साल जब काम ज़्यादा नहीं मिला और टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई दिए तो बार बार यही प्रश्न उठता था कि कर क्या रहे हो मुंबई में। लेकिन जब महाभारत आई तो महाभारत ने सारे सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। सिनेमा वो विधा है जहां व्यक्ति को ना कोई भूख लगती है, ना प्यास लगती है, एक पागलपन होता है। हम सब के सब उससे जुड़े हुए हैं। आप चाहे सिनेमा की पत्रकारिता से हो, सिनेमा में काम करते हो, आप कलाकार हो, टैलेंट हो, राइटर हो, टेक्नीशियंस हो, सिनेमा से अगर आप जुड़े हैं तो आपकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं सिवाय सिनेमा के। आज बॉम्बे टॉकीज जैसी किताब लिखने के लिए केएम साहब ने कितनी मेहनत की होगी, ये किताब पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे ही इन्होंने मुझे ये कहा कि बॉम्बे टॉकीज के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, तो मैंने फ़ौरन गूगल पे जाके बॉम्बे टॉकीज को तलाशा और उसकी थोड़ी जानकारी ली। क्योंकि हम लोग उस दौर में आए हैं कि जब बॉम्बे टॉकीज का अस्तित्व जो है वो समाप्ति की ओर था या एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मैंने जानकारी ली और पता चला कि कितने बड़े बड़े कलाकारों ने, कितने बड़े बड़े टेक्नीशियंस ने वहाँ से अपना काम शुरुआत की और एक पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। ऐसे सब्जेक्ट को लेकर फिल्म लिखना, एक किताब लिखना, वाकई में ये मील का पत्थर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी हिम्मत की बात है केएम साहब की कि उन्होंने ये सब्जेक्ट चुना। अब आप सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस किताब को लेके अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, आप लोग सब पत्रकार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, इसे आगे बढ़ाएं।
ताकि हम जो इनके साथ खड़े हैं सिर्फ ये कहना ना कह पाए कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम वाकई में इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। केएम साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मैं अपनी सारी शुभकामनाएं और मुझसे जो भी बन सकेगा इसके लिए मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अवरोही भी वहीं महल के जरिए शिखर पे पहुंचे। तो ऐसे मरकज के ऊपर, ऐसे राष्ट्रीय धरोहर के ऊपर एक बहुत खूबसूरत किताब है, और इस किताब के बारे में चंद बातें करेंगे सुरेंद्र पाल जी, और केएम श्रीवास्तव को अपनी शुभकामनाएं देंगे। सर, ये किताब आपके लिए। सबसे पहले क्षमा करें, सबसे पहले मैं केएम श्रीवास्तव जी बॉम्बे टॉकीज के प्रमोशन के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, बहुत सारी बधाई। बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, जब से हमने अपना करियर शुरू किया है तब से बस इन्हीं को देख रहा हूँ, इन्हीं की छत्र छाया में पल रहा हूँ। यहाँ तो मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको शायद मैंने महाभारत से भी पहले देखा हुआ है। महाभारत को शुरू हुए करीब 30 साल हो चुके हैं, और मेरा आगमन मुंबई में हुआ था कुछ 1980 में। तब केएम श्रीवास्तव जी ऐसे ही लगते थे और आज भी ऐसे ही हैं। मुझे लगता है पितामह भीष्म मुझे जैसे आशीर्वाद देते हुए केएम श्रीवास्तव जी को आशीर्वाद दिया कि भाई दीर्घायु भव, और उनके इस किताब के विमोचन के ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके इस कार्यक्रम में शरीक हो सका। क्षमा करें, बहुत दूर से आ रहा था, मीरा रोड थी और काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पे, और आते आते काफ़ी देर हो गई मुझे। उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। सभी मेरे यहाँ मित्र बैठे हुए हैं, सभी मेरे हरीश पाठक जी को बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके 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 हाँ, पुशालकर पालके जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। गजेंद्र मेरा तो प्रिय शिष्य है, वो तो हमेशा ही मेरे आशीर्वाद का भागी रहा है। और हरीश पाठक जी को बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। ये मैं इनको तब से जानता हूँ जब हम लोग हमारे पास फिल्में भी नहीं हुआ करती और हम स्ट्रगल करते हुए इनके टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में पहुंच जाया करते थे और इनसे कहते थे हमारे लिए भी एक छोटा सा आर्टिकल लिख दो यार, हमें भी 4 लोग जान जाए। तो अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में अगर खड़ा हो पाया हूँ तो मैं अपने चंद मित्रों की वजह से ही खड़ा हो पाया हूँ, और इसमें केएम श्रीवास्तव जी खास तौर पर हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं केएम श्रीवास्तव जी को। दोस्तों, थोड़ी देर पहले गजेंद्र चौहान जी ने ये जिक्र किया था कि कैसे एक कलाकार यहाँ पर आता है, पहचान नहीं बन पाती है तो वो कैसे अपने घर वालों को जवाब दे। तो केएम श्रीवास्तव जी ऐसे पत्रकार रहे हैं कि कभी कभी घूमते घूमते कोई इनको आर्टिस्ट मिल गया कि जो स्ट्रगल कर रहा है, कहीं छोटा मोटा काम मिल गया, मिलने वाला है, तो ये जो है राह चलते इंटरव्यू कर देते थे उसका, और किसी संपादक को बोल देते थे कि भाई ये ऑन किया है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे एकदम छोटे आदमी को इस महान हस्ती के साथ बैठा दिया है। मेरी जगह वहाँ होती है हमेशा, बट मेरे ग्रैंडफादर की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, और आई एम वेरी मच थैंकफुल। ये जो ऑनर मुझे दिया है अतिथि का प्रमुख, एक मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ जहाँ मेरा ग्रैंडफादर हो, मैं उसके शायद काबिल नहीं हूँ। और मैं बात कहना चाहता हूँ, ये पुस्तक मेरे पास आया बुक, उन्होंने अच्छी तरह दादा साहब फाल्के को एक ट्रिब्यूट दिया है श्रीवास्तव जी ने, और एक सिमिलरिटी है जो बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु राय के ऊपर जो एक
जो डिफिकल्टी आई थी, हिमांशु राय अच्छे पिक्चर बनाना चाहते थे और पैसे का कोई इंडस्ट्री का पास देखने का नजरिया अलग था। कोई पैसा लगाने का राजी नहीं था, कोई भी उन्हें पैसा देकर तैयार नहीं था। इसमें राजनारायण दुबे ने और उन्होंने सुसाइड करने का तैयार जब भी बोला तो राजनारायण दुबे ने उन्हें पैसा देने को तैयार कर। तो यही सिमिलरिटी दादा साहब फाल्के की एक सिमिलरिटी है। ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड, ही ऑल्सो ट्राइड फॉर द मनी विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया कि आप क्या करने वाले सिनेमा, अरे इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, ऐसे भी कुछ कमेंट्स आए। मेरे को ही पेड टू सेम फेस, और ये एक सिमिलरिटी मुझे दिखाई देती है। और एक बात है कि दादा साहब, मैं दो शब्द दादा साहब फाल्के के ऊपर भी बोल देता हूँ कि दादा साहब फाल्के ने 25,000 रुपए में राजा हरिश्चंद्र शुरुआत की। आज ये इंडस्ट्री का टर्नओवर हो गया 15,000 करोड़ से ज़्यादा। मेरे ख्याल से एक सैल्यूट है इन लोगों को। और ये 1912-1913 में राजा हरिश्चंद्र के रूप में उन्होंने नींव डाली। वो एक मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया मूवमेंट थे। मेक इन इंडिया हम बोलते हैं स्टार्टअप, वो तभी ही उन्होंने चालू किया था, और आज हम सब लोग उसके फल खा रहे हैं। लाखों लोग को रोजगार मिल रहा है, 4 लोग को ग्लैमर मिल रहा है, गवर्नमेंट को ढेर सारा रुपया मिल रहा है, और आम आदमी को एंटरटेनमेंट, जो अन्न वस्त्र निवारण जैसी एक जरूर चीज है। दादा साहब फाल्के देते ही रहे, लेकिन हमारा भी फर्ज है उन्हें कुछ वापस देना चाहिए। और इसलिए मैं हमारे फाल्के फैमिली, मैं खुद, मेरी पत्नी बहुत साल से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मरणोत्तर भारत रत्न दिया जाए। हर स्टेज में मैं ये मांग करता हूँ, फिर भी यही स्टेज में मैं यही मांग कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट उनका नाम रिकमेंड करे, क्योंकि वो अभी 150 ईयर्स हो गए, 149 ईयर्स हो गए। 1870 उनका ही वॉज बॉर्न, तो 150 ईयर्स होगा नेक्स्ट ईयर। उससे पहले भारत रत्न दिया जाए, और आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से यहाँ मेरे दोस्त भाई से सतीश तारे जी डॉक्टर, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, ही इज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट, इंटरनेशनल मेंबर, एंड ही हैज प्रॉमिस्ड ही विल हेल्प इन दिस मिशन। मेरी पत्नी जो मेरे साथ, मेरे पीछे हमेशा होती है, फॉर अ चेंज आगे बैठी है, वो भी मेरे साथ हमेशा है। और अभी हम लोग ने वेबसाइट भी निकाली है, क्योंकि मैंने देखा है कि दादा साहब फाल्के का नाम, उनका अवार्ड बहुत बड़ा हो गया, दादा साहब फाल्के कहाँ पीछे पड़ गए, तो उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन एक फॉर्म किया। मेरे साथ जो एक शिल्पकार है विनय वाघ, उनकी 3 जनरेशन शिल्पकला में, और वीरेंद्र नायक, हमने वेबसाइट बनाई है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन। प्लीज विजिट दिस वेबसाइट एंड सी माई यूट्यूब वीडियो ऑफ 19 मिनट्स ऑन द लाइफ ऑफ दादा साहब फाल्के। ये जरूरी है, उन्हें भारत रत्न क्यों देना चाहिए, हम पूछ रहे हैं। यू सी द वीडियो एंड यू सब्सक्राइब। तो आई अगेन रिक्वेस्ट, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। ये पुस्तक के ऊपर, बुक के ऊपर बोलने का मेरा तो ऐसा है कि बहुत लोग ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन एक चीज़ है उनमें से कि बॉम्बे टॉकीज ये पहली एक, हम लोग अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड अभी फिल्मों में दिखता है, वो बॉम्बे टॉकीज ने शुरुआत की है। बॉम्बे टॉकीज के शेयर्स लिस्ट हो गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह मुझे उस बुक से मालूम पड़ा था। तो मुझे सिर्फ अशोक कुमार, देविका रानी, किस्मत और अच्युत कन्या, बस हमारा नॉलेज उधर ही खत्म हो गया, लेकिन मुझे बहुत उससे नॉलेज मिला। वी कैन लर्न लॉट फ्रॉम दिस बुक, एंड मैं बधाई दे रहा हूँ श्रीवास्तव जी कि उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की वास्तवता श्रीवास्तव ने अपने सामने रखी है, और मेरे ख्याल से सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और उनकी मेरे ख्याल से ये एडिशन भी खत्म हो जाएगा, तो सेकंड एडिशन में मुझे वापस वो बुलाएंगे। आई होप फॉर दैट, एंड मैं शुक्रगुजार हूँ। जरा जो 2 शब्द है वो आपने पेशेंस ले सुन लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ये चीज़ें जो हैं, ये तो इतिहास है, इतिहास को आप कितना दोहराएंगे, कितना उसके बारे में बात करेंगे, आप कभी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं
जिनको इतिहास मानते हुए भी हम अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहते। बॉम्बे टॉकीज ये एक कहानी है। मैं कथाकार रहा हूँ, अब भी कहानी लिखता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी कथा है जिसका कभी कोई अंत होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, कहानियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, उनके निशान छूट जाते हैं। हम इस बात को लेकर के रोते रहे कि आज देखो ये बॉम्बे टॉकीज नाम की जो चीज़ थी कितने आसमान छूती थी, कहाँ कहाँ से पहुँची हुई थी, क्या था इसकी ऊंचाई क्या थी, क्या हो गया, अब कुछ बचा नहीं। मुझे ये बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बची हुई है और बची रह सकती है? ये अपने आप में उम्मीद करना ही गलत है कि एक चीज़ हमेशा के लिए बनी रहेगी। राजा महाराजा चले गए, उनके महल बचे हुए खंडहरों में रह गए। आप लाल किले को देख के सोच लेते हैं कि अच्छा यहाँ शाहजहाँ कभी रहता होगा, बहादुर शाह जफर कभी रहते होंगे, लेकिन उसमें बचा क्या है? ताजमहल देख लिया, ताजमहल किसी ने बनवा दिया, देख लिया, अच्छा लगता है, लेकिन ताजमहल में है क्या? जानने की बात यही कि उसके पीछे कहानी अगर है तो आपने उस कहानी को याद रखा कि नहीं रखा। मैं एक बात लगातार महसूस कर रहा हूँ, मैंने किताब जब पढ़ी तो मुझे एक एहसास पहली बार हुआ। मैं इतने वर्षों से 50 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ, मैंने कभी इस बात को महसूस नहीं किया था कि उत्तर भारतीयों ने बम्बई में कितना कुछ काम किया। ये ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए कि अंधेरी से लेकर के और पालघर तक, उससे भी आगे तक सारी खाली ज़मीनें, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले वहाँ पर बाग थे, बगीचे थे, जंगल थे। इन लोगों ने उसको बसा के वहाँ पर क्या कुछ बनाया। आप ये सोचिए कि ये राजनारायण दुबे जी, इन्होंने भी तो जब शुरू किया होगा बॉम्बे टॉकीज को, तो वहाँ पर क्या था? जंगल के अंदर एक स्टूडियो बना दिया, कंपनी खड़ी कर दी, वहाँ सारे का सारा टेक्निकल मामला आ गया, सब कुछ आ गया। मुझे याद है कि एक बार अशोक कुमार के घर में गया था, दादामणि के यहाँ, उनसे मिलने गया, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये लोग क्या कहते रहते हैं कि देखो मौसम बदल रहा है, बम्बई में पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब ठंड नहीं पड़ती थी। हम लोग तो जब वहाँ पर शूटिंग करते थे तो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे हम लोग अलाव जला के बैठते थे दिसंबर के महीने में। ऐसा कभी सोचने की बात है क्या? कभी हम सोच सकते हैं कि आज बम्बई में अलाव जला के बैठेंगे? ये उस वक्त था। ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ किसी का बिगड़ नहीं जाता कि एक चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो वो ख़त्म हो रही है, इसमें क्या कर सकता है कोई? मुझे ये बताइए, बम्बई में कितने स्टूडियो बंद हो गए? मैं 1965 में बॉम्बे आया, मैंने कितने स्टूडियो बंद होते हुए देखे, मैंने कितने थिएटर्स बंद होते हुए देखे। क्या से क्या बन गया, थिएटर से मॉल बन गया, अब मॉल से वापस फिर तोड़ के कुछ और बनाया जा रहा है। मैं अमेरिका में देख के आया हूँ, वहाँ यही हालत है कि थिएटर्स जो थे, थिएटर्स को तोड़ करके मॉल बनाए गए और अब मॉल्स के अंदर कोई खरीदार नहीं है, खाली पड़े हुए हैं मॉल। पूरा 5000 लोगों के लिए एक जगह है और वहाँ पर अंदर एक आदमी भी नहीं है, कुछ खरीदने के लिए और खरीदने वाला कोई नहीं है। तो लोग अब ये वहाँ पर भी वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, अच्छा तोड़ के इसको थिएटर बना देते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये तो होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये बॉम्बे टॉकीज की बात हो या फिल्मिस्तान की बात हो या कारदार स्टूडियो की बात हो, किसी की बात कर लीजिए आप, ये परिवर्तन कभी रुकने वाला नहीं है और हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। सिर्फ ये करना चाहिए कि जो चीज़ याद रखने लायक है हमें उसको याद रख लेना चाहिए। और ये जो किताब है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा काम ये है कि उस चीज़ को याद करने का एक तरीका है। श्रीवास्तव जी को जो कोई अच्छा लगा, जो याद रहा, जो इनके पास मैटर था, उन्होंने अपना इस पुस्तक में इकट्ठा कर दिया। मैं जब पढ़ूंगा तो हो सकता है 10 चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि जो मुझे मालूम है शायद इनको मालूम नहीं होगी, या जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। और इसको पर्पस सिर्फ ये होता है कि हम इसको याद करने की कोशिश करें, याद रखें, भूल ना जाएं, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो गलती करेंगे। भूलना ही चीज़ों को गलती करने की तरफ एक रास्ता है। अब मैं आपको इस सब से अलग
ये जो आज जितनी चर्चा हुई है, बिल्कुल इससे अलग एक अतीत में ले जाना चाहता हूँ। मैं क्योंकि कथाकारों में साफ बोलता हूँ, मुझे कहानी कहने का शौक है, तो मुझे अपने बचपन की कहानियाँ याद हैं। मैं दिल्ली में रहता था, सन 52 में दिल्ली आया, पानीपत में रहता था उससे पहले। पानीपत में 2-4 फिल्में देखी होंगी। दिल्ली आया तो पिता दिल्ली में नौकरी करते थे, 60 रुपये महीना तनख्वाह थी, और वो रविवार को ज़रूर पिक्चर देखते थे जाके। उनके पास और कोई तरीका नहीं था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो रविवार को पिक्चर देखने जाना है, और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मेरी उम्र क्या थी? 10 साल। उस समय मैं 10 साल का था। शादरा का इलाका, पूरे शादरा में जमुना पार एक थिएटर जिसका नाम था राधू टॉकीज, एक भद्दी किस्म की पीली सी बिल्डिंग राधू टॉकीज। और आप सोच नहीं सकते कि उसके अंदर चूहे भाग रहे हैं, क्या नाम है, ये तिलचट्टे भाग रहे हैं, लोग जो है इसके इंटरवल में जाकर के मूंगफली लेके आ रहे हैं, और कट 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 पूरी उसमें चलती रहती है जब तक फिल्म चलती है। ये सब नाटक जो है वो होता रहता था। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां टिकट कैसे लेंगे आप जाकर? टिकट था 5 आने का, 5 आना 10 आना 100 रुपया। हमें टिकट लेना है 5 आने वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लाइन में मैं लगता था, पिता 1 घंटे के बाद आते थे, मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ। अब मैं इतना छोटे कद का और दुबला पतला था कि वहाँ जो गुंडे लोग थे वो धक्का मार के बाहर निकाल देते। पिता आते थे, क्या हो गया? मैं कहा नहीं जी, मैं तो मुझे तो निकाल दिया, मैं क्या करूँ? ये सिस्टम जब चलता रहा तो राजू सिनेमा के मालिक को एक दिन बात सूझी कि एक काम करना चाहिए, ये विंडो जहाँ लगी हुई है, टिकट विंडो जहाँ है, उसके आगे एक दीवार खींच दे, दोनों तरफ दीवार बना दो, उसके अंदर से आओ। अब ठीक है, उनकी तरफ से वो बहुत अच्छा सिस्टम था। अब लाइन जो है उसके अंदर दीवार के अंदर लगने लगी। लेकिन मवाली लोग जो है वो क्या करते थे, पीछे से आएंगे, एक आदमी आएगा, वो पूरी लाइन के ऊपर से ऐसे तैरता हो और विंडो के अंदर ऐसे हाथ देंगे, मुझे 2 टिकट। ये ब्लैक करने वाले लोग जो थे वो ये करते थे। अब उसमें कपड़े फटते थे, सर फुटोल हो जाती थी, लेकिन फिल्म देखनी है क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे याद है, मैंने पहली फिल्म जो वहाँ पर देखी थी वो किस्मत देखी थी। किस्मत पहली फिल्म थी जो मैंने वहाँ पर देखी थी। उससे पहले पानीपत में 2 ही फिल्में मैंने देखी होंगी, अपना और याद नहीं है बिल्कुल, धार्मिक फिल्में थी वो, जो घर में जो जैसा लोग देखते हैं। और एक ख़ास बात ये हुआ करती थी उस ज़माने में कि घर की जो बड़ी लेडीज़ थी, जैसे बड़ी लेडीज़ का मतलब जो यंग, ये जो पढ़ी लिखी हैं, या जैसे हमारे बड़े भाई हैं उनकी पत्नी हैं, वो लोग पिक्चर देख के आते थे। अब घर के बाकी लोग जो हैं उनको तो अलाउड नहीं था पिक्चर देखने, तो वो बैठ करके कहानी सुनाती थी कि देखो ऐसा ये लड़का था, वो लड़की से मिला, उसके साथ ये हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वो बीच में एक सेंटेंस बोलती थी और उनको प्यार हो गया। अब ये आप कैसे समझाएंगे कि प्यार क्या चीज़ होती है? अच्छा, उसकी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, अब वो छुपा जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या गड़बड़ क्या हो गया भाई, बताते क्यों नहीं? मगर वो नहीं, उनका संस्कार जो था वो बताने के लिए उनको मजबूर करता था कि नहीं बता सकते। तो ये चीज़ थी जिसने बचपन को मैंने देखा, मेरे बचपन में ये चीज़ हुई। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, 6ठी 7वीं तक आते आते मेरे दिमाग में 2 फितूर एकदम चढ़ गए। 2 फितूर ये, एक तो पत्रिका पढ़नी है, घर से 1 आना मिलता था रोज का, पिता 1 आना देते थे जेब खर्च के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप हफ्ते में 7 आना मीन्स लेस देन 1 रुपये, एक मतलब 1 रुपये के 16 आने होते थे। तो मैं क्या करता था कि वो 1 आना खर्च नहीं करना, बचा के रखना। शुक्रवार को फिल्म लगेगी तो 5 आने में पिक्चर देखी। अब दिक्कत यह है कि टिकट नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने उस उम्र में एक रास्ता निकाला। वो सिर्फ वहीं पर पॉसिबल था जहां पर इंटरवल में पास दिया जाए। बाहर निकलेंगे, गेट कीपर आपको पास दे देगा।
अब वो पास जो है आप आकर के बाहर भेज देते हैं, तो हम आधी फिल्म देखते थे, यानी इंटरवल हुआ, लोग बाहर निकल के आए और 3 आने में आधी फिल्म का पास दे देते। तो हमने जिंदगी में 100-150 फिल्में कम से कम आधी फिल्में देखी होंगी। लेकिन एक चीज हमने और महसूस की कि हिंदी फिल्म जो उस जमाने में हिंदी फिल्में आती थी, उसकी कहानी तो शुरू ही इंटरवल के बाद होती थी। तो हम सोचते थे कि इसमें कुछ नहीं मिस किया है, हमने कुछ मिस नहीं किया भैया, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये एक मजा अपने आप में होता था। दूसरा जो जुनून मेरे सिर पे सवार हुआ, उस उम्र में मैंने एक नोटबुक रखना शुरू किया जिसमें हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म, अब मान लीजिए उड़न खटोला रिलीज हुई, अब मैंने उसमें नोट किया कि दिल्ली के कितने थिएटर्स में, कौन कौन से थिएटर में ये रिलीज हुई, उसके बाद कितने हफ्ते उस थिएटर में रही, उसके बाद कौन से थिएटर से दूसरे हफ्ते में उतर गई, मैंने कहाँ देखी, मैंने कौन से शो में देखी, उसका आधा टिकट काउंटर फाइल साथ में वो पेज के ऊपर लगा के रखता था। ये जो पागलपन सवार हुआ, ये जब तक मैं 10वीं में आया तब तक ये पागलपन मेरे ऊपर सवार रहा। और फिर मैंने महसूस किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई करने की चीज़ थोड़ी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोगों के साथ होता है। ये जुनून जो है, ये जुनून इस हद तक भी चला जाता है। किताब लिखना जुनून है, ये श्रीवास्तव जी को मालूम है। कुछ कहानी लिखना जुनून है, ये भी मुझे भी मालूम है। लिखना अपने आप में एक जुनून है, ये सबको मालूम है। ये मालूम तब पड़ता है जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि अच्छा मुझे एक 4 पेज की एक चीज लिखनी है, तब पता लगता है कि लिखना कितना डिफिकल्ट है, बोलना कितना डिफिकल्ट है। मुझे मालूम है कि क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है, मुझे पता है कि बोलना कितना मुश्किल है। जिनको आदत पड़ चुकी है उनके लिए तो माइक पकड़ा और बोलना शुरू हो गया। तो मैं सिंपल बात यही कह रहा था कि ये जो फिल्म है, इसमें जितना आप मेहनत करेंगे, जितना इसके अंदर घुसेंगे, आप उतना ही आप जुनून आपके ऊपर सवार रहेगा। लेकिन जुनून के बगैर कुछ होता नहीं। आपको कुछ भी करना है, जुनून तो आप पर सवार होगा ही। मंटो की बात कर रहे थे, प्रेमचंद की बात कर रहे थे। हम प्रेमचंद को याद क्यों करते हैं, प्रेमचंद को बड़ा लेखक क्यों मानते हैं, मंटो को बड़ा लेखक क्यों मानते हैं? बॉम्बे टॉकीज ने एक काम किया, मैं सच बोलता हूँ इस बात के लिए, जो मैंने उस उम्र में ही महसूस कर लिया था। कहानी में कहानियाँ होती थी राजकुमारों की, राजा राजाओं की, परियों की, राजकुमारियों की। पहली बार प्रेमचंद ने राजा राजाओं को निकाल के बाहर फेंका। मंटो ने उससे भी नीचे जाके गली के लोगों को अपना हीरो हीरोइन बनाया, इसलिए वो महान है। बॉम्बे टॉकीज ने भी यही काम किया। उस जमाने में किस्मत, अछूत कन्या, मीजा नगर, झूला, बंधन वगैरह वगैरह जो फिल्में बनाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। सिर्फ स्टूडियो बनाना बड़ा काम नहीं होता। उस वक्त में आपने कौन सी क्रांतिकारी बात कर दी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार, क्योंकि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है और आप आगे और भी लिखते रहें और हमें पढ़ने का मौका मिलता है। तो मतलब ऐसी भी चीज़ें उस वक्त होती थी। और ये पुराने ज़माने में किसी फिल्म के बारे में सुना, सिनेमा हॉल में सफाई में जितनी कमाई हुई थी उससे भी ज़्यादा सफाई में लगा। तो इस तरह समय के साथ साथ भव्य चीज़ें बन गई, भव्य सिनेमा हॉल बन गए। लेकिन वाला इतनी प्रोग्रेसिव कहानी ऐसी फिल्म दी बॉम्बे टॉकीज ने। तो अब इस किताब के लेखक के.एम. श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि के.एम. जी, आज मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन होगा। कितने सालों की मेहनत सफल रही है। विशेषकर यहाँ आए हमारे विशेष अतिथि सुदीप जी, गजेंद्र जी, कुशालकर साहब, सीमा जी, सुरेंद्र पाल जी, हरीश त्रिपाठी जी, पहाड़ पाठक जी और
लोगों ने जो अपने विचार आज रखे हैं, मुझे लगता है कि उसमें और आगे कुछ करने की बहुत संभावना है और मेरा प्रयास रहेगा कि और भी गहराई तक जाके इस तरह की किताबें लिखूं मैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे सिनेमा जगत की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ ही देखिए, के.एम. श्रीवास्तव जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है मील का पत्थर बॉम्बे टॉकीज, ये वाकई में आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप में एक मील का पत्थर होगी, क्योंकि इसमें वो जानकारियाँ होंगी जिससे हम लोग अछूते हैं। ये पीढ़ी भी अछूती है और अगली पीढ़ी तो डेफिनेटली अछूती है, लेकिन उनके लिए जानकारी के सिनेमा कैसे शुरू हुआ, सिनेमा में कौन कौन लोग पहले काम करते थे, पहले क्या सिस्टम था, आज क्या सिस्टम है, कितना बदलाव आया है, उस जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक होगी। और मैं अपनी शुभकामनाएं जो हैं के.एम. श्रीवास्तव जी को देता हूं कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन तो आना ही है, लेकिन परिवर्तन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन जो हमारा भूतकाल है उसे याद करना हमारे लिए इसलिए अच्छा होता है कि हमने जीवन कहाँ से शुरू किया और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसी पुस्तकों के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो है भूतकाल कैसा था, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होने वाला है। तो ऐसी पुस्तकें जो है उस जानकारी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और के.एम. श्रीवास्तव जी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इस तरह की किताबें लिखते रहेंगे। आज ये बड़ा ऑनर की बात है कि के.एम. श्रीवास्तव ने मुझे बुक के लिए बुलाया और ये बुक मेरे पास भेजे थे, मैं पढ़ा वो बुक और ये बुक इतनी अच्छी तरह से उन्होंने पेश किया है। बॉम्बे टॉकीज एक सिर्फ कुछ फिल्म कंपनी हमें लगती थी मुझे तो, लेकिन इस बुक से पता चलता है हम लोग को कि इट वॉज नॉट ओनली द प्रोडक्शन बट इट वॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, दे हैड थिएटर्स ऑल्सो। एक कॉर्पोरेट फिल्म बॉडी उन्होंने चालू की। अब ये कॉर्पोरेट फिल्म हम बोलते हैं तो दैट वाज कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी, इट हैज ए शेयर्स लिस्टेड इन मार्केट। ये सब पता हमें बुक की तरफ से पता है, हम लोग को पता नहीं है बॉम्बे टॉकीज का। बॉम्बे टॉकीज का नाम भी कैसा हो गया, ये भी बहुत रोचक चीज़ है कि उन्हें बहुत ये जो प्रमोटर थे हिमांशु राय और राजनारायण दुबे, वो बहुत एक संभ्रम में थे कि क्या नाम दिया जाए। जब भी उन्होंने फिल्म कंपनी स्थापित की तो राजनारायण जी के माँ ने पूछा कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन में है, तो फिल्म का नाम, ये हमारी संस्था का नाम क्या दे दूँ? तो बोली मुंबा देवी का आशीर्वाद है। तो बस उन्हें नाम मिला और उन्होंने मुंबा देवी से बॉम्बे टॉकीज ये नाम दिया। ये बहुत रोचक घटना है। आप अभी की जो जनरेशन उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि कितने नेक वहाँ एक नेक लोग थे, तभी आर्टिस्ट, उनकी संगठना बहुत एकजुट से मिलजुल के काम कर रहे थे। अगर एक लिस्ट दिया जाए, राज कपूर, दिलीप कुमार से लता मंगेशकर और सिंगर्स, अच्छे निर्देशक, ये सभी बॉम्बे टॉकीज ने दिए हैं। मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है आजकल के लोग कि ऐसी भी संस्था थी और ये जरूरी है। और मैं बधाई देता हूँ श्रीवास्तव जी का कि ऐसे ही बुक हो और भी कुछ उन्हें इतिहास मालूम है तो उन्हें जरूर लोगों के सामने रखे। आज ये बड़ा ऑनर की बात है। बॉम्बे टॉकीज, इट वॉज नॉट ओनली द प्रोडक्शन बट इट वॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, दे हैड थिएटर्स ऑल्सो। एक कॉर्पोरेट फिल्म बॉडी उन्होंने चालू की। अब ये कॉर्पोरेट फिल्म हम बोलते हैं तो दैट वाज कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी, इट हैज ए शेयर्स लिस्टेड इन मार्केट। हिमांशु राय और राजनारायण दुबे, वो बहुत एक संभ्रम में थे कि क्या नाम दिया जाए। जब भी उन्होंने फिल्म कंपनी स्थापित की तो राजनारायण जी के माँ ने पूछा कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन में है, तो फिल्म का नाम, ये हमारी संस्था का नाम क्या दे दूँ? तो बोली मुंबा देवी का आशीर्वाद है। तो बस उन्हें नाम मिला और उन्होंने मुंबा देवी से बॉम्बे टॉकीज ये नाम दिया। ये बहुत रोचक घटना है। आप अभी की जो जनरेशन उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि कितने नेक वहाँ एक नेक लोग थे, तभी आर्टिस्ट, उनकी संगठना बहुत एकजुट से मिलजुल के काम कर रहे थे। अगर एक लिस्ट दिया जाए, राज कपूर, दिलीप कुमार से लता मंगेशकर और सिंगर्स, अच्छे निर्देशक, ये सभी बॉम्बे टॉकीज ने दिए हैं। मेरे ख्याल से एक
एग्जाम्पल है आजकल के लोगों ने कि ऐसी भी संस्था थी और ये जरूरी है। और मैं बधाई देता हूँ श्रीवास्तव जी का कि ऐसे ही बुक को और भी लोगों के सामने रखे। दादा साहब फाल्के ने भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने जो एक फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, राजा हरिश्चंद्र 1913 का थे हम मेक इन इंडिया मिशन का, मेक इन इंडिया बोलते हैं स्टार्टअप, वो तभी 1913 में मेक इन इंडिया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किए थे, स्वदेशी इंडस्ट्री का स्टार्ट किया था। और आज हम सभी लोग फल खा रहे हैं, लाखों लोग को रोजी रोटी मिल रही है, गवर्नमेंट को ढेर सारा टैक्स से रूप से इनकम मिल रहा है, बेसिक जो मासेस को एंटरटेनमेंट मिल रही है और 4 लोग को स्टार्टअप मिल रहा है। तो दादा साहब फाल्के इज ओनली गिविंग, देते ही रहे। तो हमारा फर्ज है कि वी शुड रिसीव प्रॉकेट, उन्हें हमें कुछ देना चाहिए, यह हमारा ख्याल है। तो उन्हें भारत रत्न से और कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो हमारी मांग हम बहुत साल से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने क्या किया कि अभी लास्ट ईयर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन की स्थापना की। मैं उसका फाउंडर हूँ और मेरे साथ एक शिल्पकार वाघ है, विनय वाघ, उनकी 3 जनरेशन शिल्पकला में है, और वीरेंद्र नायक जो इंटरनेट मार्केटिंग डायरेक्टर है, उन्होंने वेबसाइट अभी बनाई लास्ट ईयर से। और इस वेबसाइट और वो सोशल मीडिया से थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जा सकते हैं। हम लोग ने एक चीज देखी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत फेमस है, लेकिन उनके बारे में पब्लिक को इतनी जानकारी नहीं, इसलिए हमने वेबसाइट की। और 19 मिनट्स का मेरा एक टॉक है दादा साहब फाल्के की लाइफ के ऊपर। न्यू जनरेशन कैन सी इट, इवन ओल्ड जनरेशन वॉच इट, उन्हें पता चलेगा व्हाई ही डिजर्व भारत रत्न। आई होप दैट वन डे डेफिनेटली ही विल गेट भारत रत्न। ये किताब बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी ने लिखी है, और इसके मैं ये कहूँगा कि जो भी 70 या 100 साल का जो फिल्म इंडस्ट्री का जो एक टाइम पीरियड है, उसके बीच में क्या क्या जो कहानियाँ घटी या जो घटित हुई, उनके सभी के बारे में समीक्षा है इस किताब के अंदर। और एक ऐसा लगता है कि जैसा सब कुछ, अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने सब कुछ वही घटनाएं घटित हो रही हैं, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। और हमारे सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारे सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। और ये इसके लिए कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी बधाई के पात्र हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है बॉम्बे टॉकीज़। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बॉम्बे टॉकीज़ कहते ही हमें फिल्म इंडस्ट्री की याद ताज़ा हो जाती है, और उस याद को उन्होंने हमारे सामने, सबके सामने, मतलब आने वाली जनरेशन जो कि इन पुराने सिनेमा के बारे में जिनको जानकारी और पहचान नहीं है, उन सभी को इसके बारे में जानकारी होगी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक पहचान भी मिलती है। इसके लिए इन्होंने बहुत एक अच्छा कार्य किया है। और कृष्ण मोहन जी एक बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत युग देखा है। जैसे पहले पत्रकारिता थी, पत्रकारिता ख़त्म हुई तो फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न ख़त्म हुआ तो अब मोबाइल आ गया है, अब मोबाइल ख़त्म होगा तो धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है प्रगति, देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह टेक्निक भी एडवांस होती चली जा रही है। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि हमें वो साहित्य, वो कला, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं टेलीविज़न उनके द्वारा, जो हमें किताब के द्वारा मिलती हैं, और ये एक बहुत अच्छा उनका एक प्रयास है। नए जनरेशन का जहाँ तक सवाल है वहाँ ये है कि उनको पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं कैमरे के सामने आए, खड़े हो गए, एक्टिंग की चले गए। लेकिन जो पुराने कलाकारों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि वास्तविकता क्या थी, उनके सफल होने का राज क्या था, उस बारे में जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि सफलता के पीछे क्या है। आज अशोक कुमार की एक्टिंग करके अमिताभ बच्चन महानायक बन चुके हैं। ये दुनिया को में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन ने अशोक कुमार की कॉपी की है। बॉम्बे टॉकीज़ में आप देखें तो बचपन में हम लोगों के जो फिल्मों के गाने थे, उनकी छोटी छोटी 5 रुपए में या 10 रुपए में सस्ती वो मिलती थी, पुस्तिकाएं मिलती थी। उसको पढ़ करके और कितने गाने फिल्म में हैं वो देख करके हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। तो फिल्मों का पैमाना था गानों को देखना, गाने से फिल्में सुपर हिट होती थी और हिट होती थी। अब कहानियाँ आई, कहानियों के बाद कहानी हीरो बना।
तो ये उन सारे चीज़ों की पुरानी बातें कि कैसे एक आदमी जो है दिलीप कुमार साहब सड़क पे खड़े होकर के कुछ बेच रहे थे और एक आदमी की नज़र के उठे, इन सारी चीज़ों का हवाला कहाँ मिलेगा आपको? इन सारी चीज़ों को मिला के के.एम. श्रीवास्तव ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, उन्होंने एक हवाला अपने हाथ से लिख करके लोगों के सामने एक दस्तावेज पेश किया है बॉम्बे टॉकीज के नाम पर।